हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म डाउट नॉट लर्न एंड फन ह्यूमैनिटीज। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस क्लास की हम बात करें तो आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो है जिसका नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, इसको हम शुरू करेंगे और एक ही लेक्चर में जो है पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट भी करेंगे। यानी कि इस चैप्टर का जो है आपको वन शॉट मिलने वाला है। और अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप ज्योग्राफी के बारे में नहीं जानोगे, ज्योग्राफी में क्या क्या है उसके बारे में जानोगे। यानी कि कोई भी ज्योग्राफिकल टर्म्स यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि अर्थ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, हमारे यूनिवर्स का ओरिजिनेशन कैसे हुआ। बेसिकली यहां पे हम जानोगे कि ज्योग्राफी में हम कौन कौन सी जो चीजें हैं, कौन कौन सी जो डिसिप्लिन है उन्हें कवर करते हैं और जो दूसरे डिसिप्लिन हैं उनसे क्या रिलेशन होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, क्या है, क्या मतलब क्या है, डिसिप्लिन होता क्या है? तो डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ाने से पहले हम थोड़ी सी और बातें करते हैं कि अभी तक आप 10th में थे और 10th के बाद एक मेजर स्विच आया आपका 11th में, यानी कि एक ट्रांजिशन हुआ है बेसिकली। और एज ए करियर ऑप्शन जो है आपने आर्ट्स को चूज किया है जिसमें एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। 10th तक क्या था? 10th तक आप सोशल साइंस नाम का सब्जेक्ट पढ़ते थे। बेसिकली इसके 4 पार्ट्स थे, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। और एक ही एग्जाम हुआ करता था आपका सोशल साइंस का, जिसमें 20 नंबर, 25 नंबर जो भी आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते थे उसके अकॉर्डिंग जो है आप करके आते थे। यानी कि मान के चलो आपको ज्योग्राफी अच्छा नहीं है तो आपने हिस्ट्री अच्छी कर दी, सिविक्स अच्छी कर दी, इको अच्छा कर दिया तो आप पास हो जाया करते थे अच्छे नंबरों से। लेकिन अब क्या है, 11th में एक मेजर ट्रांजिशन आया है और जो बेसिक चीजें आपने 10 तक पढ़ी है, 6 to 10 तक पढ़ी है ना, उसे आपको एक लेवल एडवांस में पढ़ना होगा और एज अ सेपरेट डिसिप्लिन या फिर सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ना होगा। यहां पे डिसिप्लिन का मतलब क्या है? सब्जेक्ट, जो आप विषय पढ़ रहे हो उससे बोला जा रहा है यहां पे सेपरेट डिसिप्लिन या फिर सेपरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, यानी कि यहां पे ज्योग्राफी को एज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। और क्या क्या पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में वो इस चैप्टर में जो है हम डिसाइड करने वाले हैं। मतलब वही जानेंगे कि हम 11th 12th में है ना, और 12th के बाद भी जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर में हम जानेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है बेसिकली। यहां पे बेसिकली कोई भी साइंटिफिक टर्म नहीं मिलेंगे आपको। यहां पे बस आप इतना जानोगे कि आपकी होल जर्नी जो है ये कैसे रहने वाली है और किन किन चीजों को, किन किन सब्जेक्ट्स को आप ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हो। और जस्ट ट्रस्ट मी कि ये जो चैप्टर है ये बहुत, आप बोल सकते हो, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद ना आपका जो मन है वो थोड़ा सा क्वेश्चनिंग हो जाएगा, दिमाग जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चनिंग हो जाएगा कि आप क्वेश्चन पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो इसके बारे में जो है हम बात करेंगे पूरे इस चैप्टर में, है ना। तो अगर आप चैप्टर के नाम पे भी जाओगे ना तो इससे ही पूरे चैप्टर की आउटलाइन क्लियर हो जाएगी कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, यानी कि हम यहां पे ज्योग्राफी को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ने वाले हैं। अगर 11th क्लास की मैं ज्योग्राफी की बात करूं, इसमें हम बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि जो आपको चीजें दिख रही हैं, लाइक जो माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, है ना, ये जो भी आपको लैंड फॉर्म्स पे जो भी आपको पूरा लैंडस्केप है, जो भी चीजें दिखती हैं आपको, वो फिजिकल चीजें हो जाती हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके भी 2 पार्ट्स हैं बेसिकली। पार्ट 1 जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो इसमें बेसिकली आप फंडामेंटल्स के बारे में जानोगे, जो ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी के जो फंडामेंटल्स होते हैं। और अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो इसमें हम इंडिया का जो फिजिकल, आप बोल सकते हो, ज्योग्राफी जो है इंडिया की, उसके बारे में जो है बात करने वाले हैं। और अगर 12th की हम बात करें तो 12th में हम जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। यानी कि हम ह्यूमन जो दिखते हैं ना आपको आज सूट वूट में पहने दिखते हैं, है ना, सूट वूट पहने दिखते हैं भाई, हम अलग ही एक लेवल पे हमने क्या कर लिया, हमने अपनी सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है। क्या स्टार्टिंग से हम ऐसे थे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो भाई कैसे जो ह्यूमंस थे इनका ट्रांजिशन हुआ है, कैसे इनकी इवॉल्वेंस हुई है, उसके बारे में हम क्लास 12th में बात करेंगे। यानी कि हम उसमें जानेंगे कि हमने अपने आप को चेंज कैसे किया, कैसे हम बंदर थे पहले, लाइक, है ना, और होमो सेपियंस थे हम, उससे जो है हम क्या बन गए भाई, धीरे धीरे करके हम यहाँ पे इंसान बन गए। कैसे जो पूरा ट्रांजिशन हुआ वो हम 12th में पढ़ने वाले हैं। अभी क्या बात करेंगे? अभी हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में जो है बात करने वाले हैं। और स्पेसिफिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में हम बेसिकली जानेंगे कि हम पढ़ेंगे क्या पूरी ज्योग्राफी में। ठीक है, और मैं बोलूंगा थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आप चीजों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना, एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है समझने की कोशिश करना। और इतनी गारंटी देता हूँ, आपका जो माइंड है ना वो क्वेश्चनिंग हो जाएगा, गारंटी से कहता हूँ, है ना। आप सवाल पूछने लगोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, छोटी सी अनाउंसमेंट है। हमारा जो ह्यूमैनिटीज का बिलीवर्स बैच है ये लॉन्च हो गया है ना। अगर इस बैच की हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हम आपको पूरा जो ह्यूमैनिटीज पे, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, पूरा हमारा जो फोकस होगा वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पे होगा, है ना। और यहाँ पे हम आपको CUET लेवल की जो है प्रिपरेशन करवाएंगे। 12th के बाद आपका एग्जाम होता है। बेसिकली आपको कोई भी कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए, बेसिकली अगर आप BA करना चाहते हो, जो भी हिस्ट्री ऑनर्स से, ज्योग्राफी से, किसी भी सब्जेक्ट से करना चाहते हो, तो आपको एग्जाम देना होता है CUET का। तो उस लेवल की हम प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। अगर इसके फीचर्स की हम बात करें तो हम आपको डिटेल में लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे, टीचर स्लाइड भी आपको दी जाएगी और 1 शॉट लेक्चर जो है आपको हर चैप्टर का जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा।
वन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिकली। तो हम पहले डिटेल में लेक्चर देंगे आपको, एंड देन जब एग्जाम आने वाले होंगे तो आपको वन शॉट लेक्चर भी हम देने वाले हैं। इसके अलावा आपको आपके चैप्टर टेस्ट भी होंगे। तो बेसिकली आप चैप्टर को चाहे कितना भी पढ़ लो, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं दोगे ना तो आपने आपको जज नहीं कर पाओगे कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। तो ये चैप्टर टेस्ट भी हम देंगे, है ना। चैप्टर के नोट्स भी आपको मिलेंगे, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और भाई आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे साथ के साथ। इसके अलावा आपको सीयूईटी लेवल की क्लासेस मिलेंगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम जो है आपके सेमिनार्स भी होंगे, आपको गाइड करने के लिए, टाइम टू टाइम बताने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। और यहाँ पे आपको सुपर 500 क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि आपको हम सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके जो है हम सुपर 500 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे। पूरे ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं मेन उन सब के हम आपको टॉप 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी देने वाले हैं। तो इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, है ना। अब प्राइस पे आ जाते हैं कि सर प्राइस बता दो। तो प्राइस वैसे तो इसके 7,999 है, लेकिन आपको ये जो प्राइस है वो पे नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो है बिलीवर्स नाम का कूपन कोड जो है वो अप्लाई करना है, और सिर्फ आपको जो है 3,999 पूरे साल की फीस है, ये पूरे साल की, है ना, वो आपको पे करनी है। और ये कब तक वैलिड है, तो बेसिकली 30 अप्रैल तक जो है ये वैलिड है। उसके बाद जो है कूपन कोड वैलिड नहीं होगा। तो 30 अप्रैल तक जो है आप ये जो बिलीवर बैच है अवेल कर सकते हो। और बिलीव मी जस्ट कि ये जो बैच है ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लाइक जगह जगह घूमते रहते हो ना यूट्यूब पे कि ये कर लो वो कर लो, आपको एक जगह जो है सबको जो है एक जगह ही मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 0124758250 पे, या फिर इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो भाई आते हैं अपने चैप्टर पे, और चैप्टर के थोड़ा सा हम इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिकली चैप्टर कहना क्या जाता है। तो आप समझो, जस्ट मैंने अभी क्या बताया आपको कि यहां पे हम सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं, किसको, ज्योग्राफी को। और यहां पे इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, वही चैप्टर की पूरी आउटलाइन है, पूरा सार जो छुपा है ना चैप्टर का, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में छुपा है, और इसके बाद चीजें रिपीट होंगी। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट को ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो यहां पे वही लिखा है जो मैंने बताया था, इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी ज्योग्राफी एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, है ना। यहां पे डिसिप्लिन का मतलब क्या है, बेसिकली मैं फिर से बताऊंगा। डिसिप्लिन का यहां पे मतलब है एक आप इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह जो है यहां पे ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हो, यानी कि डिटेल में जो है ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हो। 10th तक जो आपने पढ़ा है वो बेसिक था, अब जो है आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। एंड लर्न अबाउट द फिजिकल एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि हम अर्थ का जो फिजिकल एनवायरमेंट है, थोड़ा पेन चेंज करता हूं, हाँ, जो अर्थ का फिजिकल एनवायरमेंट है उसके बारे में बात करोगे, और यहां पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं और इन दोनों का जो रिलेशन है, ये दोनों कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उसके बारे में आप बात करने वाले हैं। यानी कि जो हम ह्यूमंस हैं और जो ये फिजिकल एनवायरमेंट है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं बेसिकली, है ना। हम क्या है, बेसिकली हम एक स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, और वो स्टेज क्या है, हमारा फिजिकल एनवायरमेंट है ना। हम इंसान आए बेसिकली, हम इंसान आज के टाइम पे ऐसा आप दिखते हैं, आपको इतना मॉडर्न हो गए हैं, बेसिकली फोन चलाते हैं, सामने स्क्रीन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सामने कैमरा है, एसी चल रही है, टी शर्ट पहन रखी है। तो स्टार्टिंग से हम ह्यूमंस ऐसे थे, तो हमने क्या किया, हमने अपने आप को चेंज किया है। जैसे जैसे इस नेचर में चेंजेस आए हैं, तो हमने इसको अकॉर्डिंग जो है क्या किया है, अपने आप को बदला भी है, और हमने अपने, आप बोल सकते हो अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो है हमने नेचर को भी चेंज किया है। तो आज के टाइम पे आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं, हमारा जो टेम्परेचर अर्थ का, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब दिख रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस। तो बेसिकली ह्यूमंस ने कैसे इंटरेक्ट किया है, कैसे परफॉर्म किया है स्टेज पे, वो जो है इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। और पूरी ज्योग्राफी में जो है हम पढ़ेंगे 11th-12th की ज्योग्राफी में, ठीक है। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या आता है, बेसिकली ये भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, कि हमें ज्योग्राफी पढ़नी क्यों चाहिए। हर चीज का ना रीजन होता है, हमेशा याद रखना कि हर चीज में जब वाई जुड़ जाता है ना, तो उस चीज की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, हमें ज्योग्राफी को क्यों पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली ज्योग्राफी इक्विप्स यू टू द एप्रिशिएट डाइवर्सिटी एंड इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच वेरिएशंस ओवर द टाइम एंड स्पेस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और याद रखना कि इस चैप्टर में ना काफी आप बोल सकते हो टेक्निकल, या फिर आपको समझ में ना आए वैसे स्टेटमेंट आएंगे, लेकिन सिंपल करने का काम मेरा है। तो बेसिकली इसमें बोल रहा है ना कि जो ज्योग्राफी है ना, वो क्या करता है, वो डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करता है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में वैसे बोलते हैं विविधताएं, यानी कि हम सब अपने आप में अलग हैं। लाइक अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, तो ह्यूमंस भी अपने आप में अलग हैं। लाइक कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई अलग रिलीजन से है, कोई अलग कास्ट से है, किसी का अलग पहनावा है, यानी कि सब कुछ जो है वो अलग अलग होता है ना। तो ये क्या है, काइंड ऑफ डाइवर्सिटी है। और इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो भाई इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन यार। इंडिया बहुत डाइवर्सिटी, इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है ना, उतनी पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम ज्योग्राफिकल टर्म में बात करें, तो हमारे अर्थ की जो ज्योग्राफिकल टर्म में जो डाइवर्सिटी है ना, ये भी बहुत ज्यादा है। मतलब यहां पे आपको कहीं आपको प्लेन एरियाज मिल रहे हैं,
जैसे हम अपने अर्थ की बात करें, अर्थ में भी इंडिया की हम बात करें, तो इंडिया पूरा एक जैसा दिखता है क्या? इंडिया आपको पूरा प्लेन दिखता है क्या? जैसे आप इंडिया में जाओगे, मैं अगर थोड़ा सा मैप बनाता हूँ, मैप वैसे मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? यहाँ पे आपको प्लेट्यूज मिल जाएंगे। टेबल टॉप स्ट्रक्चर जो होता है कॉल्ड प्लेट्यूज है ना, टेबल टॉप स्ट्रक्चर, लाइक जो पूरे माउंटेन्स भी नहीं होते और पूरे जो प्लेन भी नहीं होते, तो यहाँ पे आपको प्लेट्यूज मिल जाएंगे। इधर साइड जब आप नॉर्थ इंडिया में आओगे, है ना, इधर साइड जब आप नॉर्थ इंडिया में आओगे, यहाँ पे आपको प्लेन एरियाज मिल जाएंगे, प्लेन्स मिल जाएंगे, प्लेन एरियाज यानी कि पूरा प्लेन्स होते हैं, जहाँ पे आप बोल सकते हो खेती वेती जो फार्मिंग वगैरह होती है बहुत अच्छे से होती है। लाइक थोड़ा सा ऊपर जाओगे, यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ज्योग्राफी भी है ना, ज्योग्राफी डाइवर्सिटी को क्या करती है? सेलिब्रेट करती है। ये जो अलग अलग चीजें दिख रही हैं आपको, ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा जो इंडिया है वो प्लेन है, या फिर पूरे इंडिया में माउंटेन्स हैं, या फिर पूरे इंडिया में प्लेट्यूज हैं। हर जगह आपको कहीं भी यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? यहाँ पे आपको ओशन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको घाट्स मिल जाएंगे, ठीक है, कहीं यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? डेजर्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ज्योग्राफी जो है ना वो क्या कर रहा है? वो भाई डाइवर्सिटी को एप्रिशिएट कर रहा है, और सिर्फ एप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, बेसिकली डाइवर्सिटी है क्यों उसके बारे में भी हमें बता रहा है कि इधर जो माउंटेन्स आए हैं ये क्यों आए हैं, इधर जो डेजर्ट है वो क्यों है, इधर जो प्लेट्यूज हैं ये कैसे बने, तो उसके बारे में भी जो है हमें बता रहा है। तो फिर से पढ़ो स्टेटमेंट, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग से पढ़ो। ज्योग्राफी इक्विप्स यू टू द एप्रिशिएट डाइवर्सिटी। तो ज्योग्राफी हमें एक्चुअली क्या बोलता है कि आप ना डाइवर्सिटी जो है उसे एप्रिशिएट करो, और यहां पे क्या है? एंड इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच वेरिएशंस। और जो वेरिएशंस आए हैं, कहीं आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, कहीं आपको प्लेट्यूज दिख रहे हैं, कहीं आपको रिवर्स दिख रही हैं, तो ये जो वेरिएशंस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके बारे में भी जो है बताता है। टाइम एंड स्पेस, इस टाइम एंड स्पेस के बारे में बात करेंगे। स्पेस मतलब अलग अलग जगह पे जो अलग अलग वेरिएशंस आए हैं, तो इसके बारे में भी हमें बताता है ना। कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन है। बेसिकली जब वाई जोड़ देते हो ना आप ज्योग्राफी में, तो एक क्वेश्चनिंग बन जाता है। तो आई होप आपको ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज ज्योग्राफी। ये भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि सर हम 10th तक हमने ज्योग्राफी पढ़ी, 11th में हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, 10th तक तो हमने कोई डेफिनेशन पढ़ी नहीं है ज्योग्राफी की, अब 11th में हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे आप जो ज्योग्राफी की डेफिनेशन पढ़ोगे ना, वो आप बोल सकते हो आज के बाद आप कभी पूछोगे नहीं ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। कि होता है ना कि हम चीज कर रहे होते हैं, हमें उसका मतलब पता नहीं होता। तो 11th में जो है आप पढ़ोगे व्हाट इज ज्योग्राफी। बहुत ही बेसिक जो क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी होती क्या है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या डेफिनेशन है इसकी। अर्थ इज आवर होम, ठीक है। अर्थ क्या है भाई? अर्थ हमारा होम है भाई, हमारा मदर अर्थ, हमारे हम क्या बोलते हैं? मदर अर्थ बोलते हैं ना इसे, जहां पे हम रह रहे हैं बेसिकली। इट इज ऑल्सो द होम ऑफ मैनी अदर क्रिएचर्स बिग एंड स्मॉल विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन। अब ऐसा नहीं है सिर्फ ये ह्यूमंस का घर है, ये जो अदर जो क्रिएचर्स हैं उनका भी घर है भाई, है ना। यहाँ पे बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स हैं, हर तरह के आपको क्या मिल जाएगा? जानवर मिल जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमंस ही इस अर्थ पर रह रहे हैं, ये जो है बहुत सारे जो क्रिएचर्स हैं, जो बिग हो गए चाहे वो स्मॉल हो गए, उनका भी क्या है? एक घर है, ठीक है। दिस वेरिएशंस प्रोवाइड अ क्लू टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चरल फीचर। तो भाई यहाँ पे आपको जो दिखता है ना, बेसिकली जो आपको वेरिएशंस दिख रहे हैं, तो ज्योग्राफी हमें हेल्प करती है कि हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में और आप बोल सकते हो जो सोशल कल्चरल फीचर्स है उसमें क्या रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इस स्टेटमेंट का अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझें, ये जो स्टेटमेंट आप फिर से पढ़ो, देखो, दिस वेरिएशंस प्रोवाइड अ क्लू टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चरल फीचर्स। तो बेसिकली कौन से किसकी बात हो रही है? किस वेरिएशंस की बात हो रही है? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आप जाओगे साउथ में, साउथ में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्या खाते हैं? नॉनवेज खाते हैं। लाइक साउथ में जो ब्राह्मण है ये भी नॉनवेज खा लेते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ में नॉनवेज खाने वाले बहुत कम लोग हैं, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली है क्या? साउथ में आप जाओगे तो साउथ में लाइक सी फूड बहुत खाते हैं लोग। साउथ में सी फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि आप देखा होगा कि साउथ में इधर साइड क्या है? ये ओशंस हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, इसकी वजह से जो कल्चरल चेंजेस आए हैं कि कहीं का जो कल्चर है वो अलग है, कहीं का कल्चर अलग है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो यहाँ पे सेम कल्चर है क्या जैसे साउथ इंडिया में है? बिल्कुल नहीं। साउथ इंडिया का अपना अलग कल्चर है। जैसे आप राजस्थान जाओगे तो राजस्थान में आपको अलग कल्चर मिलेगा, अलग वहां पे आपको काइंड ऑफ फेस्टिवल्स वगैरह मिलेंगे। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, लाइक इधर साइड, काइंड ऑफ इधर साइड जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको अलग चीजें मिलेंगी, अलग फेस्टिवल्स मिलेंगे। साउथ में जाओगे अलग मिलेंगे, पहाड़ों पर जाओगे तो वहां पे पहनावा अलग मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है? ये जो कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं ना, काइंड ऑफ खाने में, आपके पहनावे में, ये एग्जैक्टली किससे डायरेक्ट रिलेटेड है? तो ये आपके जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, इससे जो ये डायरेक्टली रिलेटेड है। वहां की जो फिजिकल चीजें हैं वो बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करती है ह्यूमंस की, है ना। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है कल्चरल और सोशल की।
तो भाई आपको याद होगा कि जैसे हम बात करें साउथ में चले जाओ, एक एग्जांपल देता हूं मैं, तो साउथ में आपने देखा होगा वो व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा पहनते हैं, है ना, व्हाइट शर्ट और वो काइंड ऑफ लुंगी होती है, लुंगी डांस करते हैं वो। तो इसका कोई रीजन है क्या? क्यों भाई? इसका रीजन है, बिल्कुल बिल्कुल रीजन है इसका। क्यों रीजन, क्या रीजन है? रीजन ये है कि भाई व्हाइट कलर जो होता है बेसिकली उसमें जो गर्मियां कम लगती है, क्योंकि जो व्हाइट आप बोल सकते हो जो सूरज की रोशनी पड़ती है, रेज आती है, वो आप बोल सकते हो ज्यादा, आप बोल सकते हो ब्लैक पे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, व्हाइट पे नहीं करती। तो इसलिए व्हाइट कपड़ा जो है ठंडा होता है, वो ठंडक ज्यादा देता है बेसिकली। और साउथ में जो है गर्मी बहुत पड़ती है, तो इस वजह से वहां पे लोग जो है यहाँ पे व्हाइट शर्ट और लुंगी में रहते हैं, और वहां का वो कल्चर है। अब कल्चर तो है, लेकिन कल्चर क्यों है? तो काइंड ऑफ क्या है ये, फिजिकल बिल्कुल रिलेशन है ना इसका, फिजिकल ज्योग्राफी जो है वहां की, गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप लगेगी, है ना, तो वहां पे वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। तो काइंड ऑफ क्या हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो, है ना। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, जो हर एक स्टेटमेंट है ना उसकी अलग ही अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और हर एक स्टेटमेंट को हम जो है एग्जांपल्स के थ्रू जो है समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पढ़ो थोड़ा सा। द फिजिकल एनवायरमेंट हैज प्रोवाइडेड द, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे मैं सिंपल कर दूंगा कि द फिजिकल एनवायरमेंट हैज प्रोवाइडेड द स्टेज ऑन विच ह्यूमन सोसाइटीज enacted the drama of their creative skills with the tools and technique which they invented and evolved in the process of their cultural development। अब ये स्टेटमेंट बहुत ही क्या है, बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है। मैंने थोड़ी देर पहले भी दिया था कि हम जो ह्यूमंस है ना, बेसिकली क्या है, हम एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और जहां परफॉर्मेंस कर रहे हैं जो वो स्टेज है बेसिकली, वो क्या है, वो ये फिजिकल एनवायरमेंट है। यानी कि हम जो ह्यूमंस है ना वो क्या कर रहे हैं, फिजिकल चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं। और बेसिकली कहां परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी स्टेज क्या है, तो स्टेज जो हमारा ये फिजिकल एनवायरमेंट है। जैसे अभी मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपके यहाँ पे फेयरवेल पार्टीज वगैरह होती होंगी, तो स्टेज पूरा सजाया जाता है ना, पूरा डेकोरेट किया जाता है अच्छे से, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो कुछ सिंगिंग परफॉर्म करते हैं, डांस परफॉर्म करते हैं। अगर वो बच्चे डांस परफॉर्म ना करें तो वो स्टेज का कुछ मतलब है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने स्कूल तो बना दिया, जैसे कोविड की टाइम की हम बात करें तो सारे स्कूल खाली थे, तो भाई स्कूल कब बना? वैसे तो खंडर है भाई, खाली कमरे हैं वो, है ना, लेकिन भाई जब बच्चे उसमें जाते हैं तभी तो स्कूल बनता है ना। स्टेज पे जब आप परफॉर्म करते हो तभी तो वो स्टेज बनती है ना। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है कि भाई ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, काइंड ऑफ क्या है, ये स्टेज है हमारे लिए। और जो हम ह्यूमंस है ना क्या कर रहे हैं, इस पे अपनी स्किल्स को, है ना, अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं। किसके थ्रू? अपनी जो स्किल्स हैं उनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमने टाइम टू टाइम अपने आप को बदला है, जो भी कल्चरल चेंजेस आए हैं, सोशल चेंजेस आए हैं, और हमने अपनी टेक्निक और टूल्स का इस्तेमाल करके जो है अपने हिसाब से जो हमने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई भी किया है बेसिकली। तो हम क्या है, हम परफॉर्मर है बेसिकली। और कहां परफॉर्म कर रहे हैं हम अपनी अर्थ पर परफॉर्म कर रहे हैं, हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो बस यही मतलब है इसका, है ना। इट कैन बी सेड दैट कि ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो ये मेन डेफिनेशन क्या है, ज्योग्राफी क्या है हमारा, ये ज्योग्राफी जो है ना डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है इसका टोटल डिस्क्रिप्शन है एंड अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। और जो ह्यूमंस हैं इनका क्या है, इनका घर है, इनकी एक स्टेज है। ये याद रखना इस डेफिनेशन को, ठीक है। आई होप आपको ये जो ज्योग्राफी की डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी कि ये क्या है बेसिकली। जो ज्योग्राफी है बेसिकली डिस्क्रिप्शन है, अर्थ के बारे में बताता है, हम ह्यूमंस के बारे में बताता है, हम ह्यूमंस इसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इस पर, इसके बारे में बताता है। आई होप ये जो पॉइंट है आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा, है ना। अच्छा, अब ये जो टर्म है बेसिकली ज्योग्राफी, ये कॉइन किसने किया था, सबसे पहले कॉइन किसने किया था, तो ये एरिस्टोथेनीज ने जो है कॉइन किया था। एरिस्टोथेनीज ने जो है टर्म को, ज्योग्राफी को जो है कॉइन किया था, ठीक है। अब जैसे हम इसकी बात करें तो बेसिकली क्या है, बेसिकली ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड है। तो इसकी हम बात करें तो जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ। और अब बात ग्राफोस का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। यानी कि अर्थ का डिस्क्रिप्शन मतलब क्या हो गया, अर्थ का डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू ज्योग्राफी, ठीक है। तो इस सब शब्द को ऐजाद किसने किया था, किसने कॉइन किया था, तो फिर से मैं बोलूंगा ये एग्जाम में 1 नंबर में आ जाता है, एरिस्टोथेनीज ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अर्थ हैज ऑलवेज बीन सीन एज द अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्या देखा गया, अबॉर्ड मतलब घर, ह्यूमन बीइंग्स का अबॉर्ड है, घर है। एंड दस स्कॉलर्स आइडेंटिफाई ज्योग्राफी एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक ऐसा क्या है भाई, अर्थ का पूरा डिस्क्रिप्शन है जिसमें जो ह्यूमंस है ना उसमें अपना घर बना के रह रहे हैं या फिर परफॉर्म कर रहे हैं। सिंपल इज दैट। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर ज्यादा है ये, और एग्जाम्पल के थ्रू बताता रहूंगा, शायद आपको जो है इंटरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं किसका भाई, इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा। इंट्रोडक्टरी पार्ट ही मेन है, बाकी सब तो हो जाएगा आपका। ज्योग्राफी एंड इट्स रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन, है ना। ज्योग्राफी का जो रिलेशन है किसके साथ में, अदर डिसिप्लिन के साथ में। अब ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम ज्योग्राफी को एक सिंगल सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं या फिर ज्योग्राफी को दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक दूसरे जो डिसिप्लिन है उनसे कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं। तो भाई दूसरा वाला सही है, हम ज्योग्राफी को सिंगल एज अ सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ते। ज्योग्राफी जो टर्म है बेसिकली, आप कोई दूसरा भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, लाइक जो नेचुरल साइंसेज हैं,
जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे पढ़ते हैं, या बायो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हिस्ट्री आ जाती है, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी आ जाती है ना। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में भी ज्योग्राफी आ जाएगी, आप पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी में भी ज्योग्राफी आ जाएगी। तो काइंड ऑफ क्या है, एक इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट है, एक इंटीग्रेटिंग जो है सब्जेक्ट है, यानी कि हम ज्योग्राफी को ना जोड़ के पढ़ते हैं सबसे, हम सिंगली पढ़ ही नहीं सकते ज्योग्राफी को। आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, किसी भी डिसिप्लिन की बात कर लो, यहां पे ज्योग्राफी जो है ना, बेसिकली आपको सबको जो है जोड़ के ही पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा बहुत अच्छे है ना। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है, रियलिटी इज ऑलवेज मल्टीफेसेटेड एंड अर्थ इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल। तो भाई जो रियलिटी होती है ना, जैसे बोलते हैं ना कि जो कभी कभी सच्चाई जो होती है वो धुंधली दिखाई देती है, तो यहां पे वही बोला गया कि जो रियलिटी है ना वो क्या है, वो मल्टीफेसेटेड, यानी कि उसके एक से ज्यादा चेहरे हो सकते हैं, है ना। हम उसे जो है एक से ज्यादा तरीकों से जो है देख सकते हैं। और यहां पे दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, द अर्थ इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल, और अर्थ को भी हम मल्टी डायमेंशनल तरीके से, यानी कि अलग अलग तरीके से जो है पढ़ सकते हैं। चाहे हम उसे ज्योग्राफी से कनेक्ट कर रहे हो, चाहे हम उसे किससे कनेक्ट कर रहे हो, हम उसे हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हो। अब एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल देता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं आपको बोलूं कि पानीपत का युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये किसका टॉपिक है, तो आप बोलोगे सर ये तो हिस्ट्री का टॉपिक है, यहां पे ज्योग्राफी से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का जो बैटल हुआ था, वो पानीपत में ही क्यों हुआ था? पानीपत बेसिकली हरियाणा में है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ये पानीपत में ही क्यों हुआ था? इसका कोई रीजन रहा होगा, यानी कि तीनों बैटल हुए और पानीपत में ही सबसे ज्यादा बैटल लड़े जाते थे, ये ऐसा क्यों होता था? अब यहां पे क्या आ जाएगी, यहां पे अब ज्योग्राफी आ जाएगी। अब हिस्ट्री देखो, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हिस्ट्री है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब जैसे ही मैंने वाई लगा दिया तो यहां पे क्या बन गया है, यहां पे ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बन गया। अब क्यों आती थी, देखो मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा रुक जाओ, चलिए देखो अब मैं आपको बताता हूं। देखो इधर क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नेपाल है, ठीक है, इधर तो मैं जाना ही नहीं है। ये हमारा क्या है भाई, इधर हमारा जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ठीक है। ये क्या है बेसिकली हमारा, इधर यूपी आ जाता है, और इधर साइड जो है हमारा हरियाणा आ जाता है ना। हरियाणा में क्या है, पानीपत। अब पानीपत का युद्ध जो है हमेशा इस जगह पर होता था, ध्यान रखना, नॉर्थ इंडिया में, समझना थोड़ा सा। अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि इस जगह पे ही क्यों हुआ करता था, इस जगह पे ही थोड़ा सा बना देता हूं, शायद आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा सा हम चलिए, है ना, चलिए। तो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट, ज्योग्राफी का ही टर्म आ गया बेसिकली, यहां पे ही युद्ध क्यों हुआ करता था। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसका है भाई, क्वेश्चन है हिस्ट्री का, लेकिन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्या से रिलेटेड है, तो सुनो, यहां पे ज्योग्राफिकल जो चीजें ना वो इफेक्ट कर रही हैं। कैसे, देखो इधर क्या है भाई, इधर क्या है हमारे, इधर माउंटेन्स है, इधर क्या है भाई हमारे माउंटेन्स है, ठीक है। तो इधर से क्या नहीं हो सकता, इधर से अटैक हो ही नहीं सकता। इधर क्या सीन है, इधर सीन ये है कि इधर है हमारे ओशियंस, अरेबिक ओशियंस, इंडियन ओशियंस, तो इधर से जो है अटैक नहीं हो सकता। अब होगा भी तो पता चल जाएगा। यहां से अटैक्स हुए हैं बेसिकली, वो तब हुए हैं जब हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई थी, जब यहाँ का जो नया रास्ता है वो अंग्रेजों ने खोज लिया था, तो यहां से ट्रेड हुआ करता था। बाद में जो अंग्रेज इसी के रास्ते जो हमारे भारत में आ गए और हम पे जो है कब्जा कर लिया, वो अलग चीज, टॉपिक अलग है। तो यहां पे पहले जो है कोई भी अटैक नहीं कर पाता था, ठीक है, इतना कोई एडवांस था ही नहीं, यहां से अटैक हो नहीं सकते। अब जगह कौन सी बची, अब जगह जो है बची कौन सी, ये वाली, अब जगह ये वाली बची है। तो आप देखोगे जितने भी अटैक्स होते थे, जितने भी, वो इधर से ही होते थे। हमारा जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो पार्ट है, इसी के बीच में जो है अटैक्स हुए हैं इंडिया में। और यहां पे जो भी अटैक करता था बेसिकली, उसको जो सबसे सुइटेबल जगह पड़ती थी, कौन सी पड़ती थी, वो पड़ती थी ये पानीपत। क्यों पड़ती थी भाई, यहां पे जो है सारी जो चीजें हैं, जो लाइक जो रिसोर्सेज हैं, वो यहां पे ठीक से अवेलेबल होते थे। अब देखो क्वेश्चन था हिस्ट्री का, लेकिन पूरा पूरा यहां पे किसका योगदान है, किसका रोल है यहां पे, तो ज्योग्राफी का रोल है। तो आई होप आपको ये जो टर्म है बेसिकली ये समझ में आ गया होगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो पूरे चैप्टर को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ रहे हैं, ठीक है। अब चलो आ जाते हैं, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब देखो यहां पर रियलिटी इज ऑलवेज मल्टीफेसेटेड एंड द अर्थ इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल। हम क्या करते हैं, हम जब अर्थ की स्टडी करते हैं ना, उसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मे बी वो चीज साइंस की हो, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल टर्म जो है यूज हो जाते हैं, उसमें ज्योग्राफिकल जो चीजें हैं वो यूज हो जाती हैं, ठीक है। मैनी डिसिप्लिन्स फ्रॉम नेचुरल साइंसेस, नेचुरल साइंस की बात हो रही है, यानी कि कौन से साइंसेस, नेचुरल साइंस मतलब जो आप पढ़ते हो ना, लाइक जो बोटेनी वगैरह पढ़ते हो आप, बायोलॉजी पढ़ते हो आप, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, ये क्या नेचुरल साइंसेस हैं। एंड सच एज जियोलॉजी, है ना, पैडोलॉजी। जियोलॉजी क्या होती है भाई, जब आप बोल सकते हो काइंड ऑफ अर्थ की स्टडी कर रहे हो, जियोलॉजी, है ना, अर्थ पे जो लैंडफॉर्म्स वगैरह है उनकी स्टडी करते हो। पैडागोजी, है ना, जब आप किसके कर रहे हो भाई, पैडागोजी लाइक सॉइल की स्टडी कर रहे हो आप, है ना। ओशियनोग्राफी, ये क्या है बेसिकली, तो ये बेसिकली जब आप ओशन की स्टडी करते हो, है ना। बोटेनी, जूलॉजी, जूलॉजी, बोटेनी क्या हो गया भाई, बोटेनी बेसिकली आप प्लांट्स की स्टडी कर रहे हो। जूलॉजी क्या हो गया, जब आप जो एनिमल्स की स्टडी कर रहे हो, ठीक है। एंड मेट्रोलॉजी एंड अ नंबर ऑफ
सिस्टर डिसिप्लिन इन सोशल साइंसेस सच एज इकोनॉमिक्स। अब हाँ, जो सिस्टर सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इन सब से भी जो है आप कहीं ना कहीं ज्योग्राफी को जो है रिलेट करवा सकते हो। और आप जैसे फिलोसफी जो होती है ना, फिलोसफी से भी जो है आप चीजों को रिलेट करवा सकते हो, है ना। जैसे तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, रियलिटी इज ऑलवेज मल्टीफेसेटेड एंड अर्थ इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल। जैसे होता है ना कि मैंने एक चीज के अलग अलग मतलब होते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, जैसे हम इको वाले स्टूडेंट से पूछेंगे डिप्रेशन मतलब क्या होता है, वो कहेगा कि भाई डिप्रेशन मंदी वगैरह आ जाती है। अगर मैं ज्योग्राफिकल टर्म में पूछूंगा डिप्रेशन मतलब बड़े बड़े गड्ढे, है ना। अगर साइकोलॉजी के बच्चे से पूछेंगे डिप्रेशन क्या होता है, तो भैया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें माइंड जो है आप बोल सकते हो काफी डिप्रेस्ड हो जाता है, या फिर काफी आप बोल सकते हो आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हो मेंटली बीमार हो जाते हो, है ना। तो एक चीज के अलग अलग मतलब है, तो काइंड ऑफ वैसी कुछ चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है, ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे बेसिकली एरिया वाइज काफी डिफरेंशिएशन आते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हर एक जो चीज है ना ज्योग्राफी में, यानी कि आप कोई भी चीज स्टडी कर रहे हो वो एक जैसी नहीं है, वो आप बोल सकते हो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है ना। हर जगह क्या है, अलग अलग है। जैसे मैंने बात की कि नॉर्थ इंडिया में आपको प्लेन्स मिल जाएंगे, थोड़े से ऊपर जाओगे आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे, नीचे आओगे तो आपको प्लेट्यूज मिल जाएंगे, थोड़ा सा आप अगर वेस्ट में जाओगे तो राजस्थान में आपको डेजर्ट वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बेसिकली एरिया वाइज डिफरेंशिएशन है। जैसे कि मैं बात करूं कि फिर से हम अपने मैप पे आते हैं, चलिए इस मैप पे अगर मैं आऊं तो थोड़ा सा इरेज करता हूं मैं इसे, चलिए इरेज करता हूं। देखो अब मैं बात बोलूं कि जैसे ये जो यहां पे आप बात करो, यहां पे नॉर्थ इंडिया में आपको क्या मिलता है, यहां पे एल्यूवियल सॉइल मिल जाती है ना। और एल्यूवियल सॉइल यहां पे मिलती है, यहां पे आप बोल सकते हो यहां पे जो मिट्टी है ना, यहां पे सॉइल जो है काफी क्या है, काफी प्रोडक्टिव है, या फिर बोल सकते हो काफी फर्टाइल है। और यहां पे आपको क्या मिलेगा, इधर साइड जाओगे महाराष्ट्र गुजरात में आपको ब्लैक सॉइल मिल जाएगी। तो यहां पे मेन क्वेश्चन क्या है कि भाई ये ठीक है, यहां पे क्या है, एरियल डिफरेंशिएशन है, एरिया वाइज डिफरेंशिएशन है। और ज्योग्राफी जो है ना वो सिर्फ ये नहीं बताता कि एरिया वाइज डिफरेंशिएशन है, क्यों है ये भी बताता है कि यहां पे एल्यूवियल सॉइल इतनी क्यों पाई जाती है नॉर्थ इंडिया में। तो उसका भी रीजन है कि भाई ये जो माउंटेन्स हैं बेसिकली यहां पे जो पानी निकलता है ना, पानी जो होता है बेसिकली जो नदियां बहती हैं, जो गंगा निकली है हमारे माउंटेन से, ग्लेशियर से, वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती हैं। और जब वो सेडिमेंट्स प्लेन एरिया में आते हैं तो वो थोड़े से आप बोल सकते हो अपने सेडिमेंट्स को छोड़ते हुए जाती है। और वो जो सेडिमेंट्स होते हैं वही क्या होते हैं, वही एल्यूवियल सॉइल होती है, और उस पर जो है हम लोग खेती करते हैं बेसिकली, है ना। तो इसका ये रीजन ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, ये बेल्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे राइस की खेती बहुत अच्छे से होती है। राइस की खेती इस बेल्ट पे क्यों अच्छे से होती है, तो आपको पता होना चाहिए भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे ओशन है बहुत सारे। जैसे बंगाल में जाओगे आप, वहां पे काइंड ऑफ राइस की खेती बहुत अच्छे से होती है। क्यों होती है भाई, क्योंकि यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मानसून यहाँ पे बहुत अच्छे से आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओशन है ना। तो हर चीज के पीछे के रीजन होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे का कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे कोई चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही है, एरियल वाइज डिफरेंशिएशन क्यों आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है। जैसे यहाँ पे चले जाओ पहाड़ों पे लोग मोटे कपड़े पहनते हैं भाई, सर्दी पड़ती है भाई वहां पे, लोग क्यों मोटे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। आई होप आपको ये जो चीज है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखो, दस वी नाउ फाइंड ह्यूमनाइज्ड नेचर। हमने क्या बोला है, हमने एक ह्यूमनाइज्ड नेचर को पाया है ना, एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग एंड ज्योग्राफी स्टडीज दिस इंटरेक्टिव रिलेशनशिप। हमने क्या किया बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हो स्टेटमेंट है। हमने क्या किया, हमने ह्यूमनाइज्ड नेचर यानी कि हमने अपने हिसाब से जो है नेचर को बदलना शुरू कर दिया है। हमने अपने हिसाब से क्या किया, मॉडिफाई भी किया है नेचर को, और नेचर के हिसाब से जो अपने आप को ढालना भी सीखा है। तो इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ह्यूमनाइज्ड नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, मतलब यह है कि हमने क्या किया, हमने टाइम के साथ साथ, है ना, हमने अपने आप को बदलना सीखा है। जैसे मैं बात करूं स्टार्टिंग की, आज से 50,000 साल पहले की बात करूं, 1,00,000 साल पहले की बात करूं, हम लोग काइंड ऑफ पत्ते लगा के घूमा करते थे, नेकेड घूमा करते थे हम लोग, है ना। हमें ये भी नहीं पता था कि हमें कपड़े भी पहनने हैं। धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ, हमने सोचा कि भैया अब हमें कपड़े पहन के, मतलब हमें पत्ते वगैरह लगा लेने चाहिए, वो हमने लगाना शुरू कर दिए। फिर हमें रियलाइज हुआ कि पहले हम गुफा में रहते थे, पहले जो मेन प्रायोरिटी हुआ करती थी इंसानों की वो ये होती थी कि हम क्या रहें, बस जिंदा रहें बस। और जिंदा रहने के लिए उन्हें शिकार करना पड़ता है। शिकार में या तो वो खुद शिकार बन जाएगा, या फिर वो शिकार करके अपने ऐसी जो है लोग जीवन यहाँ पे जिया करते थे। जो पहले लाइफस्टाइल थी वो ऐसी थी। फिर हमने धीरे धीरे हमने अपने आप को बदला, धीरे धीरे बदला। फिर हमने कपड़े पहनने शुरू किए, आग आ गई, आग का जो है इन्वेंशन हो गया, है ना। पत्थर से पत्थर टकराए एंड देन पत्थर से चिंगारी निकली, ठीक है। फिर हमने जो हम जो मीट था जो कच्चा खाया करते थे, रॉ मीट खाया करते थे, उसे हमने पका के भून के जो है खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिर ट्रांजेक्शन आया। फिर हमें लगा कि हमें अपने खुद के घर बना लेनी चाहिए, है ना। फिर हमें पता लगा कि भैया खेती भी हो सकती है, कहीं से हमें सीड्स वगैरह मिले, उससे हमने खेती करनी शुरू कर दी। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह बनने लगे, जन से जना बने,
जना से जनपद बने, महाजनपद बने, फिर यहाँ पे राजा वाजा वाला सिस्टम आ गया, और ह्यूमंस ने टाइम के साथ साथ क्या कर लिया, अपने आप को बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर लिया, बहुत ज़्यादा बदल लिया। और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ नेचर के हिसाब से चले, हम नेचर के हिसाब से तो चले ही हैं हम, प्लस हमने नेचर को भी अपने हिसाब से बदला है। फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ, जो ये डैम्स होते हैं। डैम्स बेसिकली क्या है, बेसिकली हम पानी के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। अब भाई पानी का जो फ्लो है, बेसिकली रिवर्स का जो फ्लो है वो तो नेचुरल होता है, लेकिन जब हम उसके फ्लो को बदलते हैं, और ये यहाँ पे सबसे बड़ा रोल किसका होता है, ह्यूमंस का होता है। जब वो डैम बना देते हैं और पूरे रिवर के फ्लो को चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, बेसिकली हम मॉडिफाई भी कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आई होप मैं बोलना क्या चाहता हूं। तो हमने क्या किया, हमने नेचर के हिसाब से अपने आप को ढालना सीखा है, और हमने अपने हिसाब से भी नेचर को मॉडिफाई किया है। आई होप आपको इससे अच्छे से कोई समझा नहीं पाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, और भाई नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से जो है लेक्चर देख लेना, पक्का बताता हूं, समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पे एक क्वेश्चन आया, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आए बेसिकली, ज्योग्राफी एंड इट्स रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन में भी एक क्वेश्चन है कि यहां पे क्या होता है। बेसिकली यहां पे 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन कौन से आते हैं, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, है ना। अब एक मैं एग्जांपल देता हूं बहुत ही प्यारा सा। मान के चलो एलियंस आ गए बाहर से, कोई प्लैनेट से, बाहर के यूनिवर्स से, बाहर की कोई गैलेक्सी से जो है एलियंस आ गए हमारे इंडिया पे अटैक करने, इंडिया पे नहीं सॉरी वर्ल्ड पे अटैक करने। अब जब इंडिया पे अटैक करने आए या पूरी दुनिया पे अटैक करने आए, तो उन्होंने किसी एक साइंटिस्ट को उठा लिया, और फिर उन एलियंस ने उस साइंटिस्ट से पूछा कि एक बात बताओ, इंडिया में क्या क्या है। तो उसने बोला कि इंडिया में क्या क्या है, फिर पूरी दुनिया में क्या क्या है। तो उसने बोला इंडिया में बहुत कुछ है, पूरी दुनिया में बहुत कुछ है, प्लेट्यूज हैं, रिवर्स हैं, बड़े बड़े रोड्स वगैरह हैं, सब कुछ है इंडिया में। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया उसको, क्या, व्हाट, क्या क्या मिलता है भाई अर्थ पे, है क्या क्या। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेयर। तो फिर उस एलियन ने पूछा कि कहां कहां है सारी चीजें, कि अगर आप हमारे इंडिया में पूरे ऊपर बिल्कुल नॉर्थ में जाओगे, एक्सट्रीम नॉर्थ में जाओगे, तो यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे। अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको प्लेट्यूज मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा मिडिल में आओगे, बीच में आओगे, तो आपको प्लेन एरियाज मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप वेस्ट में जाओगे तो आपको डेजर्ट मिल जाएंगे। तो उसने बता दिया कहां कहां कौन कौन सी चीजें हैं। अच्छा, अब फिर उस एलियन ने तीसरा क्वेश्चन पूछा। अब यहां पे ध्यान रखना थोड़ा, तीसरा क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, और तीसरा क्वेश्चन ही यहां पे थोड़ा सा ज्योग्राफी को जो है ना साइंटिफिक सब्जेक्ट बना देता है ना, थोड़ा सा यहां पे साइंस इन्वॉल्व हो जाती है। अब उस एलियन ने पूछा कि क्यों है, मेन रीजन क्या है, क्यों है। तो यहां पे जो है आप बोल सकते हो, यहां पे थोड़ा सा आप बोल सकते हो एक कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन जो है ना, रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स एंड द प्रोसेस एंड फिनोमेना। तो जो जितनी भी फिनोमेना हो रही है, कि भैया अब उसने पूछ लिया कि भाई माउंटेन्स कैसे बने, प्लेट्यूज कैसे बने, प्लेन एरियाज कैसे बने, इसका रीजन क्या है। तो काइंड ऑफ क्या बेसिकली हमारी ज्योग्राफी जो है ना, जब तक ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन रहते हैं, व्हाट और वेयर, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट और वेयर के बाद जब कोई पूछ लेता है ना व्हाई, तो वाई के बाद जो है ज्योग्राफी जो है असली सब्जेक्ट बनता है। वाई के बाद जो है यहाँ पे ज्योग्राफी जो है एक इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट बन जाता है, एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है जिसे हम दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो है जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कहानी है हमारी। तो आई होप आपको ये भी जो है समझ में आ गया होगा कि हम ज्योग्राफी को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट से जो है जोड़ के देख रहे हैं। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखो, थोड़ा सा पढ़ो। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। हर एक जो स्टेटमेंट है इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे, ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, है ना। कैसा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। इट अटेम्प्ट स्पैटियल सिंथेसिस एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट टेम्पोरल सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बेसिकली कोई भी आप जैसे स्टेटमेंट दे रहे हो बेसिकली, है ना। स्टेटमेंट का मतलब क्या, हम एक चीज को जो है अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं बेसिकली। सिंथेसिस काइंड ऑफ कि हम एक चीज को अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं, उसकी अलग अलग थ्योरीज के साथ जो है सेम ही चीज आ रही है। ज्योग्राफी में कुछ और लिखा है, कोई दूसरे सब्जेक्ट्स में जो है और लिखा है, मतलब हम एक चीज को जो अलग अलग तरीके से जो पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो ये सिंथेसिस है बेसिकली, है ना। एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट टू टेम्पोरल सिंथेसिस। अब यहां पे 2 चीजों की बात हुई है, एक तो बात हुई है यहां पे स्पैटियल सिंथेसिस की, और दूसरी यहां पे बात हुई है टेम्पोरल सिंथेसिस की। स्पैटियल का मतलब क्या होता है, द थिंग्स विच आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द स्पेस, यानी कि यहां पे जगह के अकॉर्डिंग जो है चीजें बदल जाती हैं। जैसे हमारा पूरा अर्थ है, ठीक है, मान के चलो ये पूरा अर्थ है, यहां पे क्या है, नॉर्थ पोल है, ये क्या है, ये साउथ पोल है। तो यहां पे आपको चीजें अलग मिलेंगी। अगर आप इधर आ जाओगे इक्वेटर पे, तो यहां पे आपको चीजें थोड़ी सी अलग दिखाई देंगी, है ना। और बेसिकली यहां पे दूसरी बात क्या हुई है, टेम्पोरल सिंथेसिस। टेम्पोरल मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, जो चीजें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, उसे हमने क्या बोल दिया, उसे हमने टेम्पोरल सिंथेसिस बोल दिया। और ये दो चीजें हैं ना, ये टेम्पोरल सिंथेसिस और ये जो स्पैटियल सिंथेसिस है, इनकी वजह से भाई पूरी की पूरी हिस्ट्री, कोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है ना वो चेंज हुआ है। बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल देता हूं मैं। मान के चलो जो हमारा ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ, तो इसमें हिटलर जो था वो स्टार्टिंग में बहुत जीत रहा था स्टार्टिंग में, मतलब ऐसा लग गया था उसने ऑलमोस्ट पूरे यूरोप पे जो है उसने इन्वेड कर लिया था, पूरे यूरोप को, एक्सेप्ट ब्रिटेन को इन्वेड नहीं कर पाया था, और ब्रिटेन ने भी हार मान ली थी। अब उसने एक गलती क्या कर दी, उसने रशिया पे अटैक कर दिया। तो अगर आप रशिया को देखोगे ना बेसिकली, है ना, तो थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको,
चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा बना के। तो बेसिकली रशिया जो है ना ये बहुत बड़ा है, रशिया जो है बेसिकली ये बहुत बड़ा ऐसे करके जो है फैला हुआ है ना। और इधर साइड क्या है, इधर साइड काइंड ऑफ आप बोल सकते हो जर्मनी था। जर्मनी ने इधर जो है पूरा क्या कर लिया था, पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था पूरे यूरोप को, है ना। इधर जर्मनी है, इधर क्या है, इधर ये रशिया है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे मैं रिलेट करवा दूंगा किससे, ज्योग्राफी से। अब जब जर्मनी जो था, है ना, यानी कि हिटलर जो था, इसने क्या किया, इसने अटैक करना शुरू किया। इसने क्या किया, इसने अंदर घुसना शुरू किया रशिया के। और रशियन जो सोल्जर्स थे काफी क्लेवर थे, ये क्या करने लगे, ये ना ये जो अंदर जो है ना अंदर जाने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे जब ये अंदर आ गए तो रशिया में ठंड बहुत पड़ती है और रशियन जो थे इन्हें ठंड में लड़ने की आदत थी, लेकिन जर्मन जो थे इन्हें ठंड में लड़ने की आदत नहीं थी। अब होता क्या है, जब ये बिल्कुल अंदर बीचों बीच यहाँ पे ले आते हैं जर्मन्स को, फिर क्या कर लेते हैं, पूरी तरह से जो है जर्मन्स को घेर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जर्मनी वाले जो लोग जर्मन्स जो होते हैं यानी कि जो नाजी होते हैं वो हार जाते हैं। अब कहने को क्या है, बेसिकली कहने को ये हिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, बेसिकली इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो एरिया था रशिया का बहुत बड़ा एरिया है, रशिया लाइक दुनिया का सबसे बड़ा देश है ना एरिया वाइज, तो इन्होंने उसी का फायदा उठाया और ये अंदर पेनिट्रेट करते चले गए, है ना। अंदर पेनिट्रेट जब किया तो यहाँ पे क्या होता है, जब बीच में आ जाते हैं जर्मन्स बिल्कुल बीचों बीच, तो इन्हें जो है घेर लिया जाता है चारों तरफ से और 3 से 4 लाख जो सोल्जर्स होते हैं बेसिकली वो सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही किसके साथ हुआ था, ऐसे ही उसके साथ हुआ था, क्या नाम है उसका, जो नेपोलियन जो था। अब भाई जब वाटरलू का युद्ध हुआ था ना 1815 में, तो उस युद्ध में क्या हुआ, बेसिकली इसमें ये जीतने वाला था, जीत चुका था, बट उसने क्या किया, एक गलती कर दी, उसने रशिया पे अटैक कर दिया। रशिया भी शामिल हुआ था, तो रशिया पे जब अटैक किया तो रशिया बहुत बड़ा है बेसिकली, तो वहां पे जो है ये हार जाता है ना। तो आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो ये स्पैटियल सिंथेसिस है, यानी कि जो स्पेस के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो रही हैं, और जो टेम्पोरल सिंथेसिस है, यानी कि आप बोल सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो रही हैं, इनसे जो है क्या हुआ है, पूरे का पूरा जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री है ना वो चेंज हुई है ना। ऑल द साइंसेस वेदर नेचुरल और सोशल हैव वन बेसिक ऑब्जेक्टिव। क्या भाई, क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। यानी कि हमारा जो ज्योग्राफी है ना बेसिकली क्या बताता है, ज्योग्राफी अटेम्प्ट टू कंप्रहेंड द एसोसिएशन ऑफ, यानी कि हमारा जो बेसिकली बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी नेचुरल और सोशल चेंजेस हो रहे हैं ना, ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, ये मेन काम होता है किसका भाई, ज्योग्राफी का पढ़ना। ज्योग्राफी का मेन काम क्या होता है, यही। और अकॉर्डिंग टू द स्पैटियल सिंथेसिस और टेम्पोरल सिंथेसिस, यानी कि जो स्पेस के अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहे हैं, जगह जगह जो चीजें हैं वो बदल रही हैं, है ना, और टाइम के अकॉर्डिंग जो चीजें बदल रही हैं, उसके हिसाब से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसका पता लगाना हमारे ज्योग्राफी का जो है काम होता है, ठीक है। तो एवरी डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद साइंटिफिक नॉलेज इज लिंक्ड विद ज्योग्राफिकल एज मैनी ऑफ देयर एलिमेंट्स वेरी ओवर द स्पेस, यानी कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, जो भी जो साइंटिफिक चीजें हैं, साइंटिफिक नॉलेज है, उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे भाई, ज्योग्राफी से, है ना। और काइंड ऑफ जो ओवर द स्पेस जो चीजें चेंज हो रही है, ओवर जगह जो है चेंज, यहाँ पे जगह का मतलब क्या है बेसिकली, स्पेस का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे साउथ पोल में जाओगे तो अलग आपको बर्फ मिल जाएगी, है ना, नॉर्थ पोल में बर्फ मिल जाएगी। अगर इक्वेटर पे जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो लाइक सन है उसकी रेस सीधे आते हैं, तो यहाँ पे आपको गर्मी मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आप देख रहे हो ना जगह के हिसाब से स्पेस, अकॉर्डिंग टू द स्पेस यहाँ पे कितने चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे स्टडी करता है ना। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, स्टेटमेंट पढ़ो, एवरी डिसिप्लिन कंसर्न विद साइंटिफिक नॉलेज, कोई भी अगर डिसिप्लिन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, किससे रिलेटेड है, कोई भी साइंटिफिक नॉलेज से रिलेटेड है, लिंक्ड विद ज्योग्राफी एज मैनी ऑफ द एलिमेंट ओवर द स्पेस, वो कैसे भी ना कैसे भी तरीके से ज्योग्राफी से जो है रिलेटेड होता है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मेन आ जाओ यहाँ पे। अब बेसिकली ये जो आपका फिगर है एनसीईआरटी में भी दे रखा है, अब जब इसे पढ़ोगे आप, है ना, ये क्या है बेसिकली ज्योग्राफी है, ठीक है। मैं पेन चेंज करता हूँ, ये बेसिकली क्या है, ये ज्योग्राफी है हमारा, है ना। अब ये जो आप देख रहे हो ना पूरा ये जो पोर्शन है, ये मैं पूरे पोर्शन की बात करूं, ये पूरा जो पोर्शन है, इसके जो ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये किससे रिलेटेड है, ये बेसिकली ज्योग्राफी के ही ये क्या है बेसिकली, ज्योग्राफी के ही सब्जेक्ट्स हैं, है ना। जैसे मैं बात करूं किसकी, जैसे क्लाइमेटोलॉजी की बात करूं तो बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी क्या है, ये काइंड ऑफ ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। और हम मेट्रोलॉजी की बात करें तो इसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं, मेट्रोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है ना। तो बेसिकली मेट्रोलॉजी क्या बताता है, ये बेसिकली जो भी वेदर है इसमें चेंजेस वगैरह आ रहे हैं उसके बारे में मेट्रोलॉजी बताता है। पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, और क्लाइमेटोलॉजी में भी तो हम यही पढ़ रहे हैं। तो काइंड ऑफ क्या है, क्लाइमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, बट हम इसे किससे रिलेट करके पढ़ रहे हैं, मेट्रोलॉजी से। ये अलग सब्जेक्ट है, अलग नेचुरल साइंस है ना। अब ऐसी बात कर लें ओशनोग्राफी, बेसिकली ओशनोग्राफी हम किसमें पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, हम इसमें ओशन की स्टडी करते हैं। और हाइड्रोलॉजी की बात करें तो इसमें जो अर्थ पे जो भी चीजें, अर्थ में लाइक एक सेपरेट सब्जेक्ट है हाइड्रोलॉजी, इसमें जो भी पानी से रिलेटेड, हाइड्रो मतलब पानी, है ना, जो भी आप रिवर्स देखते हो, ओशन देखते हो, उनकी स्टडी की जाती है, उसमें पढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है यहाँ पे। अब ये तो छोड़ो आप, है ना, जैसे मैं बात करूं बोटनी, है ना, बॉटनी जो है,
बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गया। अगर मैं जूलॉजी की बात करूं, जूलॉजी क्या है भाई, आप साइंस में पढ़ते हो, बायोलॉजी में पढ़ते हो, जानवरों के बारे में पढ़ते हो जूलॉजी में। अब जानवर के बारे में तो पढ़ रहे हो आप, है ना। अब यहाँ पे जू ज्योग्राफी क्या होती है बेसिकली। अब मैं एक और प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल होगा। जो लाइक जो पोलर बियर होते हैं ना, पोलर बियर कहाँ पाए जाते हैं भाई, ये इधर पाए जाते हैं पोलर बियर, है ना। अब पोलर बियर इधर ही क्यों पाए जाते हैं, लाइक जो ध्रुवीय एरिया होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इधर ही पोलर बियर क्यों पाए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका सीधा रिलेशन किससे, ज्योग्राफी से, वहां की ज्योग्राफी से। क्योंकि आपको पता होना चाहिए पोलर बियर जो है वो गर्मी में सर्वाइव कर ही नहीं सकता यार। पोलर बियर आपको यूपी में थोड़ा मिलेगा बेटा, है ना, कोई साउथ इंडिया में थोड़ा मिलेगा, कोई ऐसे इलाके में आपको पोलर बियर मिल ही नहीं सकता जहां पे क्या हो, जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, मर जाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो काइंड ऑफ क्या है, वैसे देखा जाए तो जूलॉजी का पार्ट है ये, हम जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीधा सीधा किससे रिलेशन है, इसका ज्योग्राफी से रिलेशन है ना। तो यहाँ पे ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करूं अगर मैं किसकी भाई, हिस्टोरिकल, है ना, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। तो भाई अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कौन सा, पानीपत वाला, तो बिल्कुल सेम रिलेटेड है। बात हम किसकी कर रहे थे, बात हम हिस्ट्री की कर रहे थे, लेकिन सीधा सीधा उसका जो रिलेशन था किससे था, कॉज एंड इफेक्ट वाला जो रिलेशन था, रीजन हमने किससे रिलेट किया, ज्योग्राफी से। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम ज्योग्राफी को एज एन इंटीग्रेट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम जोड़ के पढ़ रहे हैं सब सारे सब्जेक्ट से, सारी नेचुरल साइंसेज से, और सारे जितने भी सिस्टर डिसिप्लिन है ना, जितने भी सिस्टर सब्जेक्ट्स हैं उनसे हम रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे हम ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। हमने क्या किया बेसिकली, ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हमने इसकी दो ब्रांचेस सेट कर दी, है ना। एक ब्रांच थी भाई सिस्टमैटिक ब्रांच, मैं पेन चेंज करता हूं, सिस्टमैटिक ब्रांच, और दूसरी ब्रांच थी रीजनल ब्रांच। अगर मैं सिस्टमैटिक ब्रांच की बात करूं तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें जो भी फेनोमेना हो रही है पूरी दुनिया में है ना, उसे हमने क्या कर लिया, उसे हमने एज अ होल ले लिया। जैसे ये पूरे वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया है, तो पूरी दुनिया में हमने कोई भी टॉपिक उठा लिया, कोई भी लाइक जो वेजिटेशन ले लिया, पूरे वर्ल्ड का वेजिटेशन हमने एज अ होल उठा लिया, यानी कि पूरे दुनिया की हम क्या कर रहे हैं, वेजिटेशन की स्टडी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आप पढ़ोगे, और फेनोमेना इज स्टडीड वर्ल्ड ओवर एज अ होल, यानी कि हम पूरे दुनिया की स्टडी कर रहे हैं, पूरे दुनिया की। कोई भी हमने सब्जेक्ट ले लिया, काइंड ऑफ कोई भी क्लाइमेट ले लिया, तो हम पूरी दुनिया के क्लाइमेट की बात करेंगे, है ना। तो इसके हमने क्या बोल दिया, हमने सिस्टमैटिक बोल दिया, है ना। अब सिस्टमैटिक मेथड जो है किसने दिया था, है ना, किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए, ये दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। कब दिया था, तो 1769, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1769 में हुआ था, ठीक है। तो 1769 से 1859 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो रीजनल जो अप्रोच है ये किसने दी थी, ये कार्ल रिटर ने दी थी। ये दोनों कहाँ के थे, तो ये दोनों ही जर्मनी के थे, और दोनों फ्रेंड थे। तो काइंड ऑफ ऐसे ही आउट ऑफ सिलेबस बता रहा हूं मैं, जस्ट नॉलेज के लिए, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो हम्बोल्ट थे ना, इन्होंने कोल्ड करंट, जो कोल्ड करंट हॉट करंट के बारे में भी इन्होंने ही बताया था, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। अगर हाँ, अब हम बात करें दूसरे अप्रोच की, रीजनल अप्रोच, तो रीजनल अप्रोच में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, यहाँ पे हमने जैसे मान के चलो एक पूरा अर्थ है हमारा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीजन वाइज जो है चीजें ले लेंगे। हम जो है अर्थ को डिवाइड कर लेंगे अलग अलग रीजन्स में, और वो डिपेंड करता है हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं। लाइक हम कॉन्टिनेंट के हिसाब से डिवाइड कर लें, हम कंट्रीज के हिसाब से डिवाइड कर लें, तो हम क्या करते हैं, हम रीजनल अप्रोच में ना अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग रीजन्स में जो है डिवाइड कर देते हैं पूरी दुनिया को। चाहे वो हम कॉन्टिनेंट के टर्म में करें, चाहे 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट पे हम अलग अलग स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम क्या करते हैं, या फिर हम कंट्रीज के हिसाब से, जितने भी कंट्रीज हैं उनकी हम अलग अलग स्टडीज कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पे एक अंतर है, एक अंतर क्या है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम होलिस्टिक अप्रोच पढ़ रहे हैं। यानी कि हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया को उठा रहे हैं, और वहां पे जितनी भी होलिस्टिक अप्रोच है, यहाँ पे हम किसी टॉपिक को नहीं उठा रहे कि लाइक क्लाइमेट को उठा लिया, किसी को भी उठा लिया। यहाँ पे हम एज अ होलिस्टिक अप्रोच पढ़ रहे हैं, सब चीजों को हमने कंसिडर कर रहे हैं, उस एरिया की पॉलिटिकल चीज, ज्योग्राफिकल चीज, है ना, वहां पे जो भी हिस्टोरिकल चीजें आ रही हैं उन सब की जो है हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसको क्या नाम दे दिया हमने, इसको हमने नाम दे दिया रीजनल। तो हम पढ़ के देखो, ऑल द ज्योग्राफिकल फेनोमेना इन अ पर्टिकुलर रीजन आर स्टडीड, है ना, जितने भी फेनोमेना वो हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर फेनोमेना को कर रहे हैं, लेकिन हम एज अ होल कर रहे हैं। तो यही डिफरेंस है ना। दीज रीजन्स में भी नेचुरल, पॉलिटिकल, है ना, डेजिग्नेटेड रीजन, तो यहाँ कुछ भी हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, डेजिग्नेटेड हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे होलिस्टिक वे में पढ़ते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में, और यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जो है हम एज अ होल पढ़ रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डुअलिज्म का, है ना। सो डुअलिज्म इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफी। अब डुअलिज्म होता क्या है बेसिकली, तो बेसिकली होता है ना, डुअलिज्म का मतलब क्या होता है, डुअलिज्म का मतलब होता है कि बेसिकली कि हम डुअलिज्म का मतलब क्या, दो तरीके से, यानी कि दुहात, बेसिकली इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, दुहात बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या था कि जो पहले जो स्कॉलर्स थे वो ये बोला करते थे कि ज्योग्राफी जो है ना वो हम एज अ फिजिकल फीचर्स ही पढ़ेंगे। जब जैसे हम ज्योग्राफी को एज अ फिजिकल पढ़ेंगे तो यही काफी है, इसमें ह्यूमंस कवर हो जाएंगे। लेकिन ये गलत था, कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ह्यूमंस को, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसे अलग पढ़ना चाहिए, और
फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसे अलग पढ़ना चाहिए। यानी कि अलग अलग हमें अलग अलग तरीके से जो है ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ज्योग्राफी को सिर्फ एक ही ले लिया, हमें दो दो तरीकों से पढ़ना चाहिए। हमें ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग कर देना चाहिए और हमें फिजिकल ज्योग्राफी को जो अलग करना चाहिए। हम दोनों को जो है उसे होलिस्टिक वे में पढ़ना चाहिए, दोनों को कनेक्ट करके जो है पढ़ना चाहिए। तो उसे हमने बोल दिया डुअलिज्म। यानी कि हम ज्योग्राफी को कैसे पढ़ते हैं, हम दो तरीकों से पढ़ते हैं बेसिकली, एज अ फिजिकल पढ़ते हैं और एज अ ह्यूमन भी पढ़ते हैं। तो आप देखोगे 12th में आप क्या पढ़ने वाले हो, आप ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो डुअलिज्म इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज्योग्राफी व्हिच got introduced from the very beginning. The dualism depended on the aspects emphasized on the study. तो भाई जो dualism होता है वो किस पे emphasize करता है, जो भी स्टडी की है बेसिकली, है ना। तो हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पुराने स्कॉलर्स थे बेसिकली क्या करते थे, वो फिजिकली के बारे में बात करते थे, फिजिकल एनवायरमेंट के बारे में बात करते थे। वो कहते थे कि अगर हमने फिजिकल एनवायरमेंट कवर कर लिया उसमें ह्यूमन मिक्स कवर हो जाएंगे। लेकिन फिर बाद में जो स्कॉलर्स आए उन्होंने बोला कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे हम। बेसिकली हम क्या करेंगे, बेसिकली हम जो है यहाँ पे दो तरीकों से पढ़ेंगे। एक तो हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में अलग पढ़ेंगे और जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस का बहुत बड़ा रोल रहा है ना। अगर हम ह्यूमंस ही ना हो तो ज्योग्राफी कहां से आएगी भाई, हम तो परफॉर्म कर रहे हैं ना इस पे। तो ये पढ़ने की जो है बहुत जरूरी है। हमें दो दो तरीकों से जो है ऐसे पढ़ेंगे, अलग अलग फॉर्म में पढ़ेंगे बेसिकली ज्योग्राफी को, एक टर्म में नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ ज्योग्राफी को एज ए ज्योग्राफी की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम हर एक टर्म से जो हर एक चीज से जो है इंटीग्रेट करेंगे। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर आप ब्रांचेस देखोगे बेसिकली आप ज्योग्राफी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। तो यहाँ पे आप रीजनल स्टडीज, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस और रीजनल प्लानिंग। तो बेसिकली ये थोड़े से ये आपको भी समझ में आ जाएगा बेसिकली, इसके बारे में जानो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आखिरी चार्ट है, इसके बाद चैप्टर जो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो आप क्या पढ़ोगे, अभी आप 11th क्लास में क्या पढ़ रहे हो, आप 11th क्लास में आप पढ़ रहे हो बेसिकली किसके बारे में, आप फिजिकल के बारे में पढ़ रहे हो, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हो आप 11th क्लास में। ठीक है, 12th में क्या पढ़ोगे आप, 12th में आप ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करोगे आप। ठीक है, अच्छा अब यहां पे क्या है, यहां पे कुछ चीजें हैं बेसिकली जो आप बीच बीच में पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल आप इंटरफेस बायो ज्योग्राफी। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि अलग से आप पढ़ोगे। जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स भी आएंगे, कुछ बायो ज्योग्राफी के बारे में भी आप बात करोगे, है ना। तो ये बीच में आ जाएंगे। आप किसके बारे में बात करोगे बेसिकली, आप बोल सकते हो मेथड्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करोगे। आपकी जो मैप वर्क है बेसिकली, जो प्रैक्टिकल वर्क है ज्योग्राफी का, उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो ये भी इसी का पार्ट हो जाएगा, है ना। तो जिसमें आप क्या पढ़ोगे बेसिकली, कार्टोग्राफी के बारे में बात करोगे। कार्टोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ मैप्स। जब आप मैप्स की स्टडी करते हो उसे हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। फील्ड सर्वे मेथड, जो फील्ड्स पे जाके आप अलग अलग सर्वे करते हो, यहाँ पे कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में बात करते हैं हम। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं बेसिकली, जो ज्योग्राफी का भी प्रैक्टिकल होता है बेसिकली, है ना। जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो ज्योग्राफी के भी प्रैक्टिकल होते हैं। मास्टर्स में पीएचडी वगैरह करते हो तो लोग जाते हैं फील्ड सर्वे पे, जाते हैं वहां पे रिसर्च करते हैं, है ना। क्वांटिटेटिव टेक्निक के बारे में बात करोगे आप भाई जो आप बोल सकते हो जियो इन्फॉर्मेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक जैसे जीआईएस हो गया, है ना, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो बेसिकली काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है जिससे आपको लोकेशन के बारे में पता चलता है। जीपीएस के बारे में तो आप सबने सुना होगा कि भाई मोबाइल की लोकेशन ऑन होती है, आप ओला उबर जो भी है बुक करते हो, जोमेटो पे खाना मंगाते हो, तो वो लोकेशन देखे जीपीएस के अकॉर्डिंग ही वो आपकी लोकेशन को ट्रेस करता है ना। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, एलआईएस क्या हो गया, लेबोरेटरी इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम। तो यहाँ पे हम जो भी लेबोरेटरी में जो ज्योग्राफिकल टर्म में रिसर्च चल रही है उसे हम एलआईएस बोल देते हैं। तो इनको आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ क्या है बेसिकली, ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो टेक्निक्स हैं जिससे जो है आप पढ़ने वाले ज्योग्राफी में। फिर आप देखते हो ये प्रिंसिपल या फिर फिलॉसफी। अब कहोगे सर फिलॉसफी में ज्योग्राफी कैसे आ गई, तो बेटा फिलॉसफी आप देखोगे ना, जो बड़े बड़े फिलॉसफर हुए हैं तो ये एक तरह से ज्योग्राफर भी थे। यानी कि आपने देखी उनकी जो फिलॉसफी है वो डायरेक्ट रिलेटेड है किससे भाई, ज्योग्राफी से। तो आप बोल सकते हो कभी कभी आप ये फिलॉसफिकल टर्म भी जो है पढ़ने वाले हो। ठीक है, जैसे आप लैंड और ह्यूमंस का इंटरेक्शन, जैसे आपने देखा होगा कई सारे जो ज्योग्राफर हैं बहुत पुराने आज से 1000-2000 साल पुराने, तो उन्होंने सीधा रिलेशन दिखाया ह्यूमंस का और लैंड का, और इसी पे जो है उन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं। समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं, मतलब ज्योग्राफिकल बेसिस पे जो है उन्होंने अपनी फिलोसफिकल थ्योरीज दी हैं। तो इसके बारे में बात करोगे आप, है ना। और ज्योग्राफिकल थॉट्स जो है इसके बारे में हम बात करोगे। ठीक है, अच्छा अगर हम फिजिकल की बात करें तो उसमें तो मैं बता ही चुका हूं आपको, फिजिकल में क्या क्या पढ़ने वाले हो आप, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने वाले हो, हाइड्रोलॉजी पढ़ने वाले हो, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हो। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है बेसिकली, जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जब आप बोल सकते हो आप जो माउंटेन्स की स्टडी कर रहे हो, माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए, है ना, ये पहाड़ पूड़ कैसे आए, तो इन सब की स्टडी जो कर रहे हो। अब यहाँ पे सॉइल ज्योग्राफी की, सॉइल के बारे में बात करोगे, प्लांट ज्योग्राफी के बारे में बात करोगे, है ना, जू ज्योग्राफी के बारे में, इकोलॉजी के, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में बात करोगे। तो ये सब जो है आप पढ़ने वाले हो। तो ये चार्ट से आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आप भैया 12th के बाद भी जो सब एज अ सब्जेक्ट अगर आप ज्योग्राफी चूज करते हो, है ना, आपकी बैचलर में या मास्टर्स में, तो यहां पे आप ये सारी जो चीजें वो पढ़ने वाले हो कंप्लीट। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें रीजनल की, तो रीजनल में हम क्या सी चीजें पढ़ते हैं, तो हम इसमें अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो मैक्रो, है ना, मैसो और माइक्रो। यानी कि आप बड़े लेवल पे, यानी कि हमने क्या किया, हमने जो है कॉन्टिनेंट के हिसाब से
रीजन जो होते हैं हमने कैसे बांट दिए, कॉन्टिनेंट के हिसाब से बांट दिए, तो हमने क्या बोल दिया, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे, है ना। मेसो क्या हो गया, मतलब बीच के मिडिल लेवल पे, है ना। जैसे हमने कंट्रीज को बांट दिया तो ये हो गया मैसो। अब माइक्रो रीजन क्या हो गया कि हमने अलग अलग गांव में बांट दिया, है ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया, ऐसे हमने क्या बोले बिल्कुल छोटे लेवल पे। तो ऐसे करके जो है हम रीजनल ज्योग्राफी की जो है स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने जैसे आप बोल सकते हो कंट्री, रूरल, है ना, टाउन, अर्बन, इनकी जब हम स्टडी कर रहे हैं तो काइंड ऑफ ऐसे करके जो हम रीजन में बांट लेते हैं। तो यही था बस ये चैप्टर। तो आपको बेसिकली इसमें समझाया गया है कि बेसिकली कि हम ज्योग्राफी में जो है पढ़ने क्या वाले हैं, है ना, पढ़ने क्या वाले हैं। अब एक चीज और बताइए भाई, एक चीज और सुनिएगा कि भैया आपको क्या करना है। मैंने होमवर्क दिया है आपको, है ना, आपको होमवर्क भी करना है, लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और होमवर्क सबको करना है, सब जो है होमवर्क करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने 5-6 क्वेश्चंस दिए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। इस होमवर्क को जो आपको अटेम्प्ट करना है उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, आई होप आपको पूरा जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है मैं कहानी की तरह बताऊं आपको, केस स्टडी की तरह पूरे चैप्टर को समझाऊं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। बाकी होमवर्क करना मत भूलना, होमवर्क जो है आपको करना है, ठीक है। चलिए तो भाई हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।